नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, आर्टिकल्स की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों तरह के आर्टिकल्स की हमने चर्चा कर ली थी। किस तरीके से आप उन्हें यूज़ करते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस, क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ बातें भी हमने कर ली थी दोस्तों। आज एक बहुत अहम टॉपिक स्टार्ट करना है दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर में आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के दोस्तों जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस का सिंटैक्स सही बने, इसके लिए दोस्तों कुछ रूल्स हैं जिन्हें अक्सर आम भाषा में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो सिंटैक्स रूल्स हैं दोस्तों, इनको अब हमें डिस्कस करना है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, भाई आपने टेंस सीख लिए, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लिया, आपने आर्टिकल्स सीख लिए, डिटरमाइनर सीख लिए। तो अब हमें कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ चलना है दोस्तों, और यही अब हमारा टॉपिक है, सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबसे विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की सटीक और निःशुल्क जानकारी पहुंच सके। आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह एक जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। दोस्तों, अभी रिसेंटली पूरे विश्व में 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। एक्चुअली सेलिब्रेट तो नहीं कहना चाहिए, ऑब्जर्व किया गया है इसको, इसके बारे में जागरूकता फैलाई गई है। तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है, लंग कैंसर डे, सॉरी, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, इसके बारे में एक एडिशनल जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि विश्व में पुरुषों में सबसे ज़्यादा मौत अगर किसी बीमारी से हो रही हैं इस वक्त, जो यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है, तो वो बीमारी है लंग कैंसर। लंग कैंसर की वजह से इस वक्त विश्व में सबसे अधिक मौतें होती हैं। तो दोस्तों, उसी चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूएन की तरफ से ये प्रपोजल आया था कि हम 1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व करेंगे। सभी लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, गवर्नमेंट्स को अवेयर किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स लोगों को इससे बचने के लिए चलाए जाएं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये है कि ये जो मुहिम यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और बाकी सारे विश्व के देश ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे को, तो ये मुहिम कब स्टार्ट हुई थी, किस साल में इसकी शुरुआत हुई थी? और दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2012, 2010, 2007 या ऑप्शन डी 2015, 2015। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाइए, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सही होता है, गलत होता है दोस्तों, डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज योर विल टू अटेम्प्ट। आप प्रयास करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी और क्वेश्चन का सही जवाब मैं आपके साथ में वीडियो के अंत में शेयर करूंगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो बात हमें करनी है दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया, सिंटैक्स समझना है कि पूरे सेंटेंस को अगर हमें सही तरीके से बनाना है तो क्या कुछ नियम कानून, क्या कुछ शर्तें हमें पालन करनी चाहिए। और इसी चीज़ को दोस्तों कॉमन भाषा में, आम भाषा में क्या कह दिया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट, समझौता होना चाहिए। बात करें दोस्तों डेफिनेशन की, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि सेम तरह की चीज़ें जो हैं वो एक साथ रहती हैं, जो विषम चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, उनका मेल जोल कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में भी है कि एक तरह का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, जो व्यक्ति सेंटेंस में काम करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अपने अनुसार वर्ब लेगा। अगर आपने सब्जेक्ट को उसकी ज़रूरत के अनुसार वर्ब नहीं दी सेंटेंस में, तो दोस्तों सेंटेंस का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा और सेंटेंस ग्रामेटिकली ध्वस्त हो जाएगा। इट विल जस्ट कोलैप्स। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये चीज़ को समझ लें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या डिमांड कर रहा है, उसको वर्ब किस तरह की चाहिए, ये जानना, ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब कभी हम ये कहना चाहें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स। ये उन नियमों का संकलन है, ग्रुप है, विच डेटरमाइन
व्हाट काइंड ऑफ वर्ब विल बी प्लेस्ड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये उन नियमों का दोस्तों संकलन होता है जिससे आपको ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में किस तरह की वर्ब प्लेस करनी होगी हमें। अब समझिए दोस्तों, मैं अगर एक सेंटेंस लेता हूं, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। दे राइट अ लेटर। काम दोस्तों देखिए एक ही हो रहा था, लेटर लिखने का, लेकिन जब हमने राम की बात कही तो हमने राइट्स का प्रयोग किया, जब हमने दे की बात करी तब राइट का प्रयोग किया। चेंज क्यों कर दिया, क्या जरूरत आन पड़ी? भाई काम एक ही तो हो रहा है, लेटर लिखने का काम हो रहा है, सर राइट रहने देते या फिर राइट्स रहने देते, चेंज क्यों करना पड़ा? चेंज दोस्तों इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर यहां पर हम राइट का इस्तेमाल कर लेते तो राम बुरा मान जाता। बुरा इन द सेंस कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये कहेगा कि जी मुझे तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब चाहिए सर मेरे को, और सिंगुलर वर्ब की पहचान एस या ईएस लगा दिया जाता है। इज इट क्लियर? उसी तरीके से अगर यहां पर राइट्स लिख देते सर तो दे बुरा मान जाता। दे जो सब्जेक्ट है वो कहता है कि भाई साहब क्या कर रहे हो, अनर्थ क्यों करते हो, मैं प्लूरल सब्जेक्ट हूं, मुझे प्लूरल वर्ब चाहिए, मेरे साथ सिंगुलर वर्ब लगा करके क्यों आप डिसबैलेंस करना चाहते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है तो आपको वर्ब भी कैसी लेनी पड़ेगी, प्लूरल लेनी पड़ेगी, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आपको वर्ब भी कैसी लेनी पड़ेगी, सिंगुलर लेनी पड़ेगी। इसी चीज, ये जो नियम है कि कहां पर किस तरह की वर्ब प्लेस करनी होगी, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, प्लूरल के साथ में प्लूरल। अच्छा सर आपने ये बता दिया सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब रखनी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब रखनी है, तो बस खत्म कहानी, और ज्यादा आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, ये जो नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये दोस्तों हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठेगा। ये 99% केसेस के लिए तो रूल ठीक है, लेकिन 1% केसेस जैसे हम बात करते हैं ना कि दुनिया में सब जगह कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो दोस्तों सेंटेंसेस में भी कुछ आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे जहां पर ये वाला गोल्डन रूल काम नहीं करेगा, वहां पर आपको कुछ स्पेशल प्रावधानों को फॉलो करना पड़ेगा, और वो जो स्पेशल प्रावधान है वो और ये वाला गोल्डन रूल मिलकर के ही इन टोटैलिटी क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाते हैं। यही अब हमको पढ़ना है। तो डेफिनेशन की बात हो गई है दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द कंपाइलेशन या कलेक्शन ऑफ रूल्स विच गवर्न व्हाट काइंड ऑफ वर्ब विल बी प्लेस्ड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब लगाई जाएगी, तो उसके जो नियम और कानून हैं उनका संकलन, उनका उनको एकत्र करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ओके, आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन से दोस्तों आपको नियम फॉलो करने चाहिए जब आप सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से नियम आते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करने से पहले एक छोटी सी बात, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी जो लोग हमारे साथ में नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको सबसे बेसिक चीज ये तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है आई, यू, ही, आई मैं, यू तुम, ही वह लड़का, शी वह लड़की, किसी का नाम हो सकता है, सॉरी एक पहले निर्जीव चीज ले लीजिए, इट, इट अगर निर्जीव चीज सिंगुलर है तो ठीक है। फिर ले लीजिए सभी लड़कों के नाम, राम, सभी लड़कियों के नाम, सीता। अब ये मत कहिएगा कि सर केवल आपने राम और सीता का नाम लिया है, बाकी सारे लोग, राम का मतलब आप ये मान लीजिए
विश्व में जितने भी बॉयज नेम है, मेल नेम है, पुरुषों के नाम है, वो सब आ सकते हैं। स्त्रियों के जितने नाम है वो सब आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हो गए दोस्तों आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इनके लिए आप वर्ब कौन सी लेते हैं? वर्ब दोस्तों कौन कौन सी आ सकती हैं? सिंगुलर वर्ब होती है इज, एम, वाज, डज, हैज। अच्छा, तो ये तो हो गई सर ऑक्सिलरी वाली। ठीक है, इनके साथ में आपको मेन वर्ब कैसी मिल सकती है? जैसे ईट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, राइट्स, जंप्स, स्लीप्स। ये सभी जो हैं दोस्तों, ये फॉर्म क्या है? सिंगुलर वर्ब हैं। पहचान लीजिए इसको अच्छी तरीके से कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सर हमारे पास। आई, सबसे इंपॉर्टेंट सिंगुलर सब्जेक्ट आई। यू, तुम जब बोला जाता है दोस्तों तो वो एक व्यक्ति के लिए भी बोला जा सकता है और बहुत सारों के लिए भी बोला जा सकता है। जब एक की बात हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी आप थर्ड पर्सन के लिए कह रहे हैं और वो लड़का है तो उसके लिए ही का इस्तेमाल, शी का इस्तेमाल। अगर वो लड़की है, निर्जीव चीज है, ठीक है, निर्जीव चीज यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए आप इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और किसी लड़के का नाम या किसी लड़की का नाम, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। इनके लिए वर्ब्स कौन कौन सी इस्तेमाल हो सकती हैं? ये सारी इस्तेमाल हो सकती हैं। इज, एम, वाज, डज, हैज, ईट्स, ड्रिंक्स, रीड्स या राइट्स या जंप्स, स्लीप्स, इस तरीके से। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों एक बार प्लूरल सब्जेक्ट्स की। इसके जस्ट अपोजिट आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट की जब बात होगी तो प्लूरल वर्ब की भी बात कर लेनी चाहिए सर। प्लूरल वर्ब्स कौन कौन सी होंगी? प्लूरल सब्जेक्ट में आपके पास दोस्तों सबसे पहले क्या आता है? वी। ठीक है, अगर तुम बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है तो यू भी क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। और क्या आ सकता है सर? दे आ सकता है। और क्या आ सकता है सर? राम एंड श्याम। अगर दो व्यक्तियों की बात हो रही है तो दोनों का नाम अगर है, अब दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, अब सब्जेक्ट क्या हो गया है? प्लूरल हो गया है, क्योंकि दो लोगों का नाम है। या आप कहेंगे नहीं सर ये तो आप केवल लड़के की ही बात कर रहे हो, तो इस तरीके से ले लीजिए, राम एंड सीता, एक लड़का एक लड़की, ये भी अब दोस्तों क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको दोस्तों वहां पर सब्जेक्ट मिलता है तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है कि अब प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से दी बॉयज कहा जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट है, दी गर्ल्स कहा जाए तो भी प्लूरल सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपने दोस्तों ये पहचान लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट नॉर्मली आपको इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके लिए इस्तेमाल होने वाली वर्ब्स। जैसे वहां पर इज, एम का इस्तेमाल था, यहां पर हो सकता है आर का इस्तेमाल, और वर का इस्तेमाल, और डू का इस्तेमाल हो सकता है सर, हैव का इस्तेमाल हो सकता है सर, और किसका? अब ये तो हो गई दोस्तों आपकी ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। जैसे वहां पर हमने लिया था ईट्स, तो यहां पर आएगा ईट, प्लूरल वर्ब क्या है? ईट। ड्रिंक्स, तो उसका प्लूरल वर्ब क्या है? ड्रिंक। रीड्स का क्या बन जाएगा? रीड। रीड प्लूरल वर्ब है, रीड्स सिंगुलर वर्ब है। स्लीप्स सिंगुलर वर्ब थी तो प्लूरल वर्ब क्या है उसकी? स्लीप। अनगिनत वर्ब्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो दोस्तों, उसके लिए ये अननेसेसरी हमें टाइम नहीं जाहिर करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, सिंगुलर सब्जेक्ट पहचानिए, प्लूरल सब्जेक्ट पहचानिए। ओके, उसी तरीके से सिंगुलर वर्ब पहचानिए, प्लूरल वर्ब पहचानिए। ऑक्सिलरीज का ध्यान रखिए, ऑक्सिलरीज कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। इज, एम दोनों सिंगुलर हैं, आर प्लूरल है, वाज सिंगुलर था, वर प्लूरल है, डज सिंगुलर था, डू प्लूरल है। इसी तरीके से हैज सिंगुलर था, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हो। हैव कहां इस्तेमाल करेंगे सर? प्लूरल में इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लूरल वर्ब है। ईट्स सिंगुलर, ईट प्लूरल। ड्रिंक्स सिंगुलर, ड्रिंक प्लूरल है।
ये चीज आपको पहचान लेनी चाहिए। ये बेस है बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो अगर बेस कहा जाए तो ये वाली टेबल है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अब इन्हीं चीजों के जो तालमेल की जो सारी कहानी है वो अब हम रूल बाय रूल डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं, अब रूल्स की कहानी शुरू करते हैं। आइए, छोटे छोटे नियम हैं दोस्तों, स्टार्टिंग वाले तो बहुत सिंपल हैं, जो आप आज तक कई बार अनगिनत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि हमें कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, हम जो चीज़ों को अब पढ़ने जा रहे हैं उनके बीच में तालमेल बना रहना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि अचानक से हम एक जंप करके किसी टॉपिक पर पहुंचे, वो बेस से हमें कंटिन्यू करना है। तो इसलिए स्टार्टिंग वाले जो रूल्स हैं वो हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि सर ये तो बहुत बच्चों जैसी चीज़ है। बच्चों जैसा दोस्तों इंग्लिश में कुछ नहीं है, हर चीज़ आपको सीखनी है। तो पहला नियम कहता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। फर्स्ट रूल इज सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। पहला नियम कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें दोस्तों कैसी लेनी पड़ेगी? सिंगुलर लेनी पड़ेगी। राम राइट्स ए लेटर, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपने वर्ब भी कैसी ली? सिंगुलर ली। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब कैसी ली? सिंगुलर ली। इज इट क्लियर? आइए, इस नियम में इतना ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब्जेक्ट की जगह पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तो कहानी थी सर कि सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होती है हर जगह, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट में क्या इस्तेमाल किया है? आई, तो क्या होगा सर? सिंगुलर सब्जेक्ट अगर क्या है? आई है, मैं, तब क्या होगा सर? वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी सर। आई राइट ए लेटर, आई सिंग अ सॉन्ग। अब सब्जेक्ट की जो गिनती है दोस्तों देखिए सिंगुलर है, एक है, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी लग रही है? वर्ब प्लूरल लग रही है। इसीलिए इस पॉइंट को इसके जस्ट बाद बताया जाता है कि हालांकि जर्नल नियम ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लेनी है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है कि अगर आई का इस्तेमाल होता है तो फिर आपको वर्ब प्लूरल लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करके कंठस्थ कर लेते हैं तो फिर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? मिनिमाइज हो जाती हैं, बिल्कुल कम हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का बस आपको अपने इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में हो सकता है, दोनों रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसके साथ में आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यू जो सब्जेक्ट है, तुम, इसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। बट इसके साथ में कंडीशन क्या है कि ये दोनों ही सूरत हाल में क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। अब सर ये क्या बात हुई? प्लूरल वर्ब क्यों लेगा? अगर जब ये सिंगुलर में भी कहा जा सकता है तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब क्यों ले रहे हैं? जब ये एक आदमी के लिए बात कहे तब इसको सिंगुलर वर्ब दीजिए, जब बहुत सारों के लिए बात कहे तब इसको प्लूरल वर्ब दीजिए। नहीं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ये पता ही कैसे चलेगा कि जी एक आदमी से बात की जा रही है या बहुत सारों से बात की जा रही है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जर्नल नियम क्या बना दिया गया कि यू के साथ में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे यू आर अ स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, कि तुम एक विद्यार्थी हो। यू आर
अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, फुल स्टॉप। यू आर स्टूडेंट्स, तुम विद्यार्थी हो। अब दोस्तों देखिए, इस छोटा सा सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इसमें राज छुपा हुआ है। यू आर ए स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को जब आप देखते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि यहां पर कितने लोगों से बात करी जा रही है, एक आदमी से बात की जा रही है, क्योंकि तुम एक विद्यार्थी हो। तुम एक विद्यार्थी हो, तो क्योंकि अब भाई विद्यार्थी एक है तो आदमी भी कितने होंगे, एक ही होगा वहां पर सर। जिससे बात कही जा रही है वो आदमी कितने होंगे, एक आदमी होगा वो। यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम सब विद्यार्थी हो। स्टूडेंट्स कहा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं जिनसे बात ये कही गई, ये कितने होंगे संख्या में, ये सर +1 तो होंगे ही होंगे, एक से ज्यादा होंगे, 2 हो, 3 हो, 10 हो, लाख हो, हजार हो, पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सर एक से तो ज्यादा है, वो एक से ज्यादा है, इसीलिए तो सर स्टूडेंट्स कहा गया है। अगर एक होता तो स्टूडेंट कहा जाता उसके लिए, क्योंकि उसके लिए स्टूडेंट्स कहा गया है। दैट मीन्स दैट ऑटोमेटिकली गिव्स यू दिस इन्फेरेंस दैट द लिसनर आर मोर देन वन। सुनने वाले व्यक्ति जिनसे बात कही जा रही है वो एक से ज्यादा है, इतना तो सर कंफर्म हो गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यू जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर भी हो सकता है दोस्तों और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ में वर्ब जो इस्तेमाल होगी हमेशा वो कैसी होगी, प्लूरल इस्तेमाल होगी। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम हो गया। पॉइंट नंबर 4, चौथे नियम की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नीड नॉट और डेयर नॉट की। दो चीजें हमारे पास दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में आती हैं, नीड नॉट और डेयर नॉट। इसको दोस्तों पहचानिएगा, नीडंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसको डेयरंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्या पढ़ोगे, डेयर नॉट। उच्चारण मैं लिख करके बता रहा हूं। नीचे वाला क्या है आपका, उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों ये। और ऊपर वाला लिखने का तरीका है, वर्तनी, स्पेलिंग, कि जब कभी आपको लिखना पड़े तो आप इस तरीके से लिखेंगे, नीड, एन और एपोस्ट्रॉफी और टी। जबकि इसको पढ़ा कैसे जाता है, नीड नॉट पढ़ा जाता है। डेयर नॉट पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, डेयर, एन, एपोस्ट्रॉफी और टी, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। डेयर नॉट, नीड नॉट, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते समय भी हमें स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इनके बाद में वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है, और लगानी भी है तो सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के कैसे आप उसको तालमेल बैठाएंगे, कैसे एग्रीमेंट बैठाएंगे उसका, उसके बारे में समझिएगा। तो दोस्तों नीड नॉट और डेयर नॉट जो हैं, इनको आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि सब्जेक्ट कैसा भी हो, इनके आगे जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी हमेशा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये ऑक्सिलरीज हैं, इनके साथ में जो वर्ब, मेन वर्ब जो लगेगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। सब्जेक्ट आप चाहे सिंगुलर ले लीजिए चाहे प्लूरल ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। रमेश नीड नॉट गो देयर। मैं अगर एक छोटा सा सेंटेंस कहूं कि रमेश गोज देयर, रमेश वहां जाता है। अब अगर मैं ये कहूं कि रमेश को वहां जाने की जरूरत नहीं है, रमेश नीड नॉट गो देयर। रमेश के लिए दूसरा सेंटेंस क्या था, रमेश गोज देयर, रमेश वहां जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, वर्ब कैसी लगा ली सर, सिंगुलर लगा ली, बहुत बढ़िया, आपने दोनों का मैच कर दिया, 36 गुण इनके मिल गए, हो गया सर संबंध। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं रमेश वहां जाता है, इसको मैं अब सेंटेंस चेंज करना चाहता हूं कि रमेश को वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा सर,
नीड नॉट, जाने की जरूरत नहीं है। रमेश नीड नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में नीड नॉट का इस्तेमाल हो गया। अब आगे देखिए वर्ब क्या लगेगी। वर्ब सर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज लगा दें क्या? नहीं मेरे भाई, नीड नॉट आ गया ना, अब वर्ब सिंगुलर नहीं लगेगी। नीड नॉट कहता है कि नहीं भैया मेरे साथ में सिंगुलर वर्ब का काम नहीं चलेगा, मुझे तो प्लूरल वर्ब चाहिए। तो आपने क्या करी, वर्ब कैसी लगाई, प्लूरल लगाई। इज इट क्लियर? एक देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करी, अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करके देखते हैं। वी गो देयर, हम वहां जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है सर, प्लूरल वर्ब है। अब मैं अगर ये कह दूं कि हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट गो देयर, तो इस व्यक्ति को देखिए, ये नीड नॉट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आया था तब भी इसने प्लूरल वर्ब ली, अब प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आया है तब भी वर्ब कैसी ले रहा है, प्लूरल ले रहा है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वी, सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर था तब भी इसने वर्ब आगे क्या ली, प्लूरल ली, क्योंकि बीच में नीड नॉट आ गया था। बीच में क्या आ गया था सर, नीड नॉट। इस नीड नॉट की वजह से ही सारा चेंज हो रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी प्लूरल वर्ब आ रही है, क्यों? क्योंकि नीड नॉट बैठा हुआ है बीच में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में तो खैर प्लूरल वर्ब आती आती है, बट बीच में नीड नॉट का प्रवेश आ गया है सर। तो यहां पर आपको पहचानने वाली बात क्या है कि नीड नॉट चाहे सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगे, आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा दोस्तों प्लूरल आएगी। ओके, अब बात करते हैं एक बार डेयर नॉट का भी यूज समझ लेते हैं। डेयर नॉट को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते। ही गोज देयर, वह वहां जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसी है सर, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। नीड नॉट का मतलब था जरूरत नहीं है, डेयर नॉट का मतलब है हिम्मत मत कर देना ऐसा। यस, मैं अर्थ बता रहा हूं आपको, आपको धमका नहीं रहा हूं, अर्थ बता रहा हूं। डेयर नॉट का मतलब होता है कि ऐसा करने की जरूरत भी मत करना, ऐसा करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हो गई, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेयर नॉट। ठीक है, तो ही गोज देयर, वह वहां जाता है, इसको अब चेंज कर रहे हैं हम, उसने वहां जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, उसकी वहां जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, तो कैसे बनाएंगे, ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, बीच में डेयर नॉट ने अपनी चौकड़ी जमा दी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वर्ब कैसी आएगी सर, प्लूरल आ गई सर। इसी तरीके से वी गो देयर, हम वहां जाते हैं, क्या हो रहा है सर, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं थी सर यहां तक तो। अब अगर हम कहें कि हमारी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई, वी डेयर नॉट गो देयर, वी डेयर नॉट गो देयर, हम वहां जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, बस इंपॉर्टेंट बात डेयर नॉट बीच में आ गया है। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट था चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, डेयर नॉट सबके साथ में इस्तेमाल हो सकता है, बस इसको इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए कि भैया मेरे बाद में वर्ब कैसी लगाना, प्लूरल लगाना, मेरे बाद में वर्ब प्लूरल लगनी चाहिए। आप सब्जेक्ट सिंगुलर लेकर के आओ प्लूरल लेकर के आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डेयर नॉट और नीड नॉट ये कहते हैं कि भैया सब्जेक्ट आप चाहे सिंगुलर लेकर के आओ चाहे प्लूरल लेकर के आओ, बाराती चाहे एक लेकर के आओ चाहे 10 लेकर के आओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि स्वागत किससे होना चाहिए। यस, समझ लीजिएगा, स्वागत हमको प्लूरल वर्ब से चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें स्वागत जो करवाना है वो प्लूरल सब्जेक्ट से, प्लूरल वर्ब से करवाना है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द पॉइंट। ओके, आइए आगे बात करते हैं। 4 पॉइंट हो गए दोस्तों हमारे, नीड नॉट और डेयर नॉट वाला ये समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले दोस्तों इसी पॉइंट में एक छोटा सा एक्सेप्शन भी समझ लीजिए, एडिशनल जानकारी। नीड नॉट और डेयर नॉट
का ऐसा नहीं है कि ये शब्द केवल इसी सेंस में इस्तेमाल होंगे सर, इनके कुछ और सेंस भी हैं सर। नीड नॉट जो शब्द है वो कहीं ना कहीं से तो बन करके आया होगा, वो नीड से बन करके आया है। डेयर नॉट जो शब्द है सर वो भी तो कहीं से बन करके आया होगा, उसकी भी तो कोई उत्पत्ति हुई होगी, उसका कोई मूल शब्द होगा, रूट, रूट वर्ड जिसे कहते हैं। तो रूट क्या है इन दोनों की? इसकी रूट है नीड और इसकी रूट है डेयर। नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत, ठीक है। वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? जरूरत पड़ना या जरूरत महसूस होना। डेयर का मतलब हिम्मत करना, साहस करना, ठीक है। अब अगर आपने दोस्तों इन दोनों शब्दों को इसी रूप में एज मेन वर्ब इस्तेमाल किया सेंटेंस में, अभी जो आपने पिछले एग्जाम्पल देखे नीड नॉट और डेयर नॉट के, वहां पर ये मेन वर्ब नहीं थी, ये एक्चुअल काम नहीं था। ये एक्चुअल काम तो क्या था? गो, जाने का। नीड नॉट और डेयर नॉट तो क्या बता रहे थे? जरूरत नहीं है या हिम्मत मत करना। मेन काम क्या था? जाने का, जाने की जरूरत नहीं है, जाने की हिम्मत मत करना। तो मेन वर्ब जो थी वो गो थी। नीड नॉट और डेयर नॉट ऑक्सिलरी वर्ब थी, वो उसका मूड बता रही थी, जाने की हिम्मत मत करना या जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर इन्हीं शब्दों को दोस्तों आप सेंटेंस में एज मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा सर, जो नियम हमने पहले पढ़े हैं वही लगेंगे कि सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। देखिए शी नीड्स टू स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत है। वी नीड टू स्टडी, हमें पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए यहां पर ये क्या है? मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है, नीड्स, ठीक है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगा तो इसलिए क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब लगी, एस या ई एस का इस्तेमाल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल हुआ तो प्लूरल वर्ब लग गई, नीड। इसी तरीके से डेयर, ही डेयर्स टू गो देयर, या आप गो से कंफ्यूज हो जाओगे तो ही डेयर्स टू क्लाइंब द माउंटेन, वो पहाड़ी चढ़ने की हिम्मत करता है, माउंटेन। वी डेयर टू क्लाइंब द माउंटेन। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। तो जब नीड या डेयर का आपने सेंटेंस में एज मेन वर्ब इस्तेमाल किया तो जो आपके पुराने नियम कानून थे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वो अप्लाई हो जाते हैं। तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको और कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जब नीड और डेयर सेंटेंस में क्या काम कर रहे हैं? मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। दिक्कत कहां पर आई थी सर? नीड नॉट का इस्तेमाल, डेयर नॉट का इस्तेमाल, वहां पर आपको नया नियम सीखना पड़ा था। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं, जब कभी दोस्तों आप डेयर नॉट या नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद में इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल भी किया जाएगा। टू का इस्तेमाल भी करना चाहिए आपको, जैसे ही डेयर नॉट टू कम हियर, ये गलत है। टू का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। जब कभी आप नीड नॉट या डेयर नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद में टू का इस्तेमाल नहीं होगा, जो मैंने आपको जस्ट अभी पीछे एग्जांपल में बताया ना, ही डेयर नॉट गो देयर। ही, देखिएगा जब कभी आप नीड नॉट या डेयर नॉट का इस्तेमाल करेंगे ना तो उसके बाद में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल मत कर देना। ही डेयर नॉट गो, ही डेयर नॉट गो देयर, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये लिख देते ही डेयर नॉट टू गो देयर, अब ये गलत है। टू, डेयर नॉट के बाद में या नीड नॉट के बाद में टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ही नीड नॉट टू गो देयर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब कभी डेयर नॉट या नीड नॉट का इस्तेमाल होगा तो उसके बाद में टू नहीं लगना चाहिए।
इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिए, गोल्डन रूल है इंग्लिश ग्रामर का, नीड नॉट या डेयर नॉट का जैसे ही इस्तेमाल होगा तो टू वहां से गायब हो जाना चाहिए। अगर वो वहां रह गया तो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। डेयर या नीड का इस्तेमाल करोगे तो आप टू लगा सकते हो, केवल अगर डेयर या नीड का इस्तेमाल कर रहे हो एज मेन वर्ब तो उसके बाद में टू लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा पचड़ा ही तब होता है जब डेयर नॉट या नीड नॉट का इस्तेमाल होगा। डेयर नॉट या नीड नॉट लगा तो टू इस्तेमाल नहीं होगा, और आगे वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगी। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, नियम दोस्तों काफी सारे हैं, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ये आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बिल्कुल बेसिक क्लास थी। इससे आगे की कहानी हम अपने नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे, वो थोड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा। और चलते चलते अब दोस्तों आज का जो जीएस का क्वेश्चन था इसे डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने बात करी थी कि 1 अगस्त को पूरे विश्व में क्या ऑब्जर्व किया जाता है, क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो मुहिम है ये कौन से सन में, कौन से साल में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शंस थे आपके ईयर 2012, 2010, 2007 और ईयर 2015। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2012। साल 2012 में ये शुरुआत की गई थी कि हर साल 1 अगस्त को क्या मनाया जा रहा है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। अब दोस्तों इसके बारे में आप एक चीज जान लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्व में जो लोगों में मतलब पुरुषों में मृत्यु की, जिस बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु दर्ज की गई है वो बीमारी क्या है, लंग कैंसर है। तो इसी चीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई सारे जो एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज में अगर मैं आपको नाम बताऊं तो दोस्तों सबसे पहला नाम आता है फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज, FIRS, और एक सोसाइटी है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर, IASLC। ये दोनों ही दोस्तों यूरोपियन और अमेरिकन संस्थाएं हैं, और इन्होंने UN को प्रस्ताव दिया, यूनाइटेड नेशंस को, कि जी क्योंकि विश्व में इतनी सारी मौतें लंग कैंसर की वजह से हो रही हैं तो इसके बारे में जानकारी फैलानी चाहिए। और UN ने उस प्रस्ताव को माना और UN की तरफ से फिर ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि भैया 1 अगस्त को सारे विश्व में, सारे देशों में यूनिफॉर्मली क्या किया जाएगा, 1 अगस्त वाले दिन को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। सभी देशों की सरकारें अपने अपने नागरिकों को इसके बारे में सचेत करें, जानकारी दें और रोकथाम के उपायों पर काम करें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रुचिकर लगी हो तो दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर और GS की निःशुल्क और सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा सके। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का अंत करते हैं। आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।